दोस्तों, हम आज की अपनी नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जो है वो इस नशिस्त में हम आम तौर पे यूरोप और अमेरिका और यानी बैरून मुल्क जो उर्दू की बस्तियां हैं या उर्दू का जो काम हो रहा है उस पर बात करते हैं। इस बार शायद सेशन अलग अलग कर दिए गए, यूरोप और लंदन को अलग और अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग। तो इस हवाले से आज हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो उनमें ज़्यादातर बरतानिया से ताल्लुक़ रखते हैं, बरतानिया के यॉर्कशायर से, लंदन से ताल्लुक़ है और हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो किसी मजबूरी के बाइस आ नहीं सके। तो मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूँगा मोहतरमा ग़ज़ल अंसारी साहिबा से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। ग़ज़ल अंसारी साहिबा यॉर्कशायर में बहुत काम कर रही हैं और उर्दू के लिए, और यहाँ इससे जो ये उर्दू कॉन्फ्रेंस है इससे भी बहुत ज़माने से मुंसलिक हैं और बहुत रेगुलर इसके पार्टिसिपेंट हैं और आती हैं और आप जो है बताएंगी भी आपको कि यॉर्कशायर में उर्दू के सिलसिले में क्या खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। इसके साथ साथ मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे शहबाज ख्वाजा साहब से जो लंदन से तशरीफ़ लाए हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और तशरीफ़ रखें लंदन से और वो आपको लंदन के बारे में बताएंगे। हमारे 2-3 पार्टिसिपेंट वो नहीं आ सके हैं, हमारे नसर मलिक साहब जिन्हें डेनमार्क से आना था और हमारी एक और ख़ातून जो हैं वो हैं नजमा उस्मान साहब की वो तो सबको पता है, नजमा उस्मान साहिबा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, वो आ नहीं सकी। तो उसके अलावा एक और भी, तो हमारे बहरहाल एनीवे हम बात को जारी रखते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि जब से लोग यूरोप की तरफ जाना शुरू हुए या यूरोप में बसना शुरू हुए तो तकरीबन उस ज़माने से ही उर्दू का काम या उर्दू शायरी या अदब के सिलसिले में काम वहाँ शुरू हो गया। अच्छा, लगता ऐसा था कि 2 तरह के लोग माइग्रेंट बने, एक वो जो तालिब इल्म थे और जो एलीट क्लास में थे और एक वो लोग थे जो मज़दूर तबके से जिनका ताल्लुक़ था, आम लोग जो एलीट क्लास से लोग थे वो स्टूडेंट्स थे और उनका अपना इम्पैक्ट है बरतानिया और उसके कब्र जाओ में। लेकिन लगता ऐसा था कि शायद अदब पे काम नहीं होगा क्योंकि बहुत ही लेकिन हैरान कुन बात ये हुई कि गुज़िश्ता 20-25-30 सालों से उर्दू और अदब, ओवरऑल अदब पर बड़ा काम हुआ है और इसमें उर्दू हमारे यहाँ ख़ास तौर पर बरतानिया में उर्दू मरकज़ का बड़ा रोल है। उर्दू मरकज़ का क़याम जो था उसने बरतानिया में एक वाकई जिसे कहते हैं कि एक इनकलाब बर्पा किया, मुशायरों का और महफ़िलों का, और फैज़ साहब भी आए और अपने इफ्तिखार आरिफ साहब वहाँ मौजूद रहे बहुत अरसे तक, साकी फ़ारूकी साहब का अपना एक रोल था। इस तरीके से तो पूरे हमारे बरतानिया और ख़ास तौर पर लंदन जो है उसका मरकज़ बन गया और बहुत काम आगे बढ़ा। तो ये एक बड़ी बात है। और आज मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि हम कम पार्टिसिपेंट हैं इसलिए मैं ज़्यादा वक्त आपको ले रहा हूं कि हमने अब से कुछ अहमद शाह साहब को देखते हुए कि अहमद शाह साहब बड़ा काम कर रहे हैं कल्चर के लिए और उर्दू के लिए, तो इनको देखते हुए हमने महसूस किया कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो फैज़ कल्चरल फाउंडेशन के हवाले से मैंने ख़ास तौर पे मेरे दोस्तों ने हमने आगाज़ किया और लंदन में, और हमारा ख़्याल था कि ये मुश्किल होगा, शायद पता नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे पार्टिसिपेंट। और जब पहला हमने मेला फैज़ मेले के नाम से किया लंदन में, तो पहली मर्तबा हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम टिकट रखेंगे। तो लोगों ने कहा यार यहाँ तो वैसे ही कोई अदब की बात सुनना नहीं चाहता ना आता है, तो आप अगर टिकट रखेंगे तो कौन आएगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम ट्राई करना चाहते हैं, हम देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो अब उसमें ये हुआ
कि आप हैरान हो जाएंगे ये बात जान करके कि हमने टिकटेड ये फंक्शन किया, और इस फंक्शन में क्या हुआ कि तकरीबन उस हॉल में नीचे और ऊपर मिला कर के 1000 के करीब, 1100 के करीब जगह थी, और हमारे टिकट आनन फानन बिक गए। और वहाँ लोगों ने बाहर कतारें लगाई, फैमिलीज़ ने फैज़ मेले में शिरकत के लिए, जो बहुत बड़ा अजंबा था। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बाद से काम हमने बहुत तेज़ी से किया। इसी तरह से यॉर्कशायर में हमारी गज़ल अंसारी करती हैं बहुत रेगुलर मुशायरे, महफ़िलें, और शायद यही वजह है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बरतानिया के काम होता है। मैनचेस्टर में भी है, बर्मिंघम में भी है, इस तरीके से हर जगह मुख्तलिफ़ छोटी तंजीमें, बड़ी तंजीमें मौजूद हैं और वो काम कर रही हैं। तो ये सब मिल कर के कभी कभी जो है वो बाहर निकल आते हैं और बड़े बड़े इज्तिमात भी होते हैं, जो कि बड़ी खुशाइन बात है और ज़ुबान के लिए। और ज़ुबान और हम जिस बात पे हम काम कर रहे हैं और हमने किया है वो ये कि ज़ुबान जो है वो किसी एक की, किसी एक फ़िरके की, किसी एक इलाके की वो नहीं होती। ज़ुबान सबकी साझी होती है और ज़ुबान राब्ते के लिए, कांटेक्ट के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए इस्तेमाल की जाती है, हम ये समझते हैं। और इसलिए इस पर काम होना चाहिए और लोगों को जोड़ने का, और ख़ास तौर पे उर्दू हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए तो यकीनन एक राब्ते की ज़ुबान है और इस राब्ते की ज़ुबान को जारी रहना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। अब मैं दरख्वास्त करूँगा गज़ल अंसारी साहब से, साहिबा से, गज़ल अंसारी साहिबा प्लीज़ बताइए कि आप क्या कर रही हैं, कब से कर रही हैं, क्या क्या आपकी फतुआत हैं। मैं क्या बताऊं, मुझसे पहले आपने जो बात की बहुत अच्छी बात की, और आप लोगों ने काम जो शुरू किया था या आपसे पहले जिन्होंने शुरू किया था, तो हम एक दूसरे के पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। काम एक ही है, इलाके दूसरे हैं, लेकिन मुझे यहाँ से गए हुए तकरीबन 30 बरस हो गए हैं और 10 बरस तक मैंने अकेले ही जो छोटा मोटा अदबी हवाले से काम हो सकता था वो कोशिश करते रहे हम, और अलग अलग काम कर रहे थे यॉर्कशायर के इलाके में, क्योंकि मैं जब गई तो मैं यॉर्कशायर में ही गई। तो वहाँ पर ये हुआ कि हमने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी सूरत निकाली जाए कि जो एक से जहन के लोग हैं वो मिलकर कुछ काम करें। तो वहाँ यॉर्कशायर में जो हम 4-5 लोग थे, हमने ये सोचा कि किसी एक तंजीम की दाग बेल डाली जाए और मिलकर काम किया जाए। बल्कि अब फिर तो यूँ हुआ कि वो मिलकर काम वहाँ पर नेशनली भी हुआ और इंटरनेशनली भी, आपको पता है कि फिर वो काम चल रहा है मुस्तकिल। तो हमने यॉर्कशायर अदबी फ़ोरम 13वां बरस है तो उसकी दाग बेल डाली, और बहुत ही नेक नियति से यही हमारा मकसद था कि अपने यानी इंग्लैंड में रहने वाली जो तंजीमें हैं, जो उर्दू से कनेक्टेड लोग हैं, उनके साथ मिलकर काम किया जाए और एक भाईचारे का एक वो माहौल कायम किया जाए, एक दूसरे को सपोर्ट की जाए। और उसके बाद फिर जब वहाँ से बाहर कदम निकले तो सबसे पहले पाकिस्तान ही है। तो यहाँ इन तकरीबन हमें 12 और 13 बरस यहाँ यॉर्कशायर अदबी फ़ोरम के साथ कॉन्फ्रेंस के साथ भी हो गए। तो ये काम शुरू किया था और ये बढ़ता चला गया। कोशिश हमारी यही थी कि जो वहाँ नई नस्ल है, जो वहाँ पैदा होने वाले बच्चे हैं, वो कैसे जुड़े रहें, क्योंकि इस अदबी और तहजीबी विरसे की मुंतकली बहुत ज़रूरी थी। तो ज़्यादा हमारी कोशिश यही थी कि ये काम हो कि बच्चे उसमें शिरकत करें। तो उस हवाले से हमने काम किया। और आपका जो आप कह रहे हैं कि टिकटेड फंक्शन था, पहले जो आपका पहला था उसमें मैं भी शरीक थी और वाकई वो बहुत रौनक वाला वो एक तकरीब थी। तो हमने जब शुरू किया था तो पहला मुशायरा हमने जब किया यॉर्कशायर अदबी फ़ोरम का, तो हमारा भी मकसद यही था कि अदब तो है, मुशायरे तो हैं ही, लेकिन ये कि उसमें एक तहजीबी झलक, एक हमारी विरसा जो हमें मिला है, वो तमाम चीज़ें उसमें शामिल रहें कि अगर कोई आता है उस तकरीब में तो जब वो अंदर आए तो उसको लगे कि वो अपने घर में आ गया। तो सिर्फ मुशायरा ना हो बल्कि एक फैमिली फंक्शन। तो हमने भी यही किया कि हमने सोचा कि इसको ज़ाहिर है अगर हम इस नहज पे करेंगे और इस मयार पे करेंगे तो रकम तो दरकार है। तो हमने उसका 25 पाउंड टिकट रखा। और बिल्कुल यही बात जो आपने कही है, हमें कई लोगों ने डराया कि यहाँ पर लोग फ्री में नहीं आते, तो ये क्या कर रहे हो तुम, 25 पाउंड देकर कौन आएगा। लेकिन हमने कोशिश की और हमारा हॉल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तवक्का के बरखिलाफ़ भरा हुआ ही था। और उसके बाद फिर वो एक मतलब लोगों को पता चल गया कि अगर वो यहाँ पर पैसे देकर आ रहे हैं तो उनको वो
खुशी मिल रही है जो अपने घर में जाकर मिलती है। तो वो एक अच्छे मुशायरों की दाग बेल डली, लेकिन मुशायरे सिर्फ इनफ नहीं है। मेरा ख्याल है कि वहाँ पर इससे ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। उस सिलसिले में हमने वहाँ पर वर्कशॉप्स का इनेकाद करना शुरू किया है पिछले कुछ बरस से, ताकि जो बच्चे लिखने में शगफ़ रखते हैं वो सीख सकें। अब ये कहा जाता है कि उर्दू की क्या वहाँ पर मतलब उर्दू मर रही है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उर्दू कहीं ख़त्म होगी। उर्दू उसी ताबनाकी के साथ रहेगी और हमेशा रहेगी। एक भी उर्दू का मुजाहिद, मेरे आपके यहाँ हमारे साथ ख्वाजा साहब बैठे हैं, हम जैसा कोई भी वहाँ पर अगर मौजूद रहेगा तो उर्दू का अलम गिरने नहीं देंगे हम, वो चलती रहेगी। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम 4 के बजाय 2 हैं, तो खुल के बात कर सकते हैं, सबको ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो बारी बारी फिर बोलते रहेंगे आप बात से। मैं अब दरख्वास्त करूँगा शहबाज ख्वाजा साहब से। ख्वाजा साहब पेशे के एतबार से वकील हैं और अभी हाल ही में बैरिस्टर बने हैं और बहुत अच्छे शायर हैं। आज हमने इनकी किताब की रहनुमाई भी की है यहाँ पे, और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी बताइए क्या हो रहा है लंदन में, इसके अतराफ़ में। बहुत शुक्रिया। मुझे तकरीबन 18 बरस हो चुके हैं लंदन में। इससे पहले मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की अदबी फ़ज़ा से मुंसलिक था, और यहाँ यकीनी बात है कि गहमा गहमी का आलम ज़रा मुख्तलिफ होता है और ज़्यादा लोग ज़ुबान को समझते भी हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, शिरकत भी करते हैं। मुशायरों का माहौल भी मुख्तलिफ होता है, अदबी नशिस्तों का माहौल भी काफ़ी मुख्तलिफ होता है। तो मैं जब लंदन पहुंचा तो बस ख़ास तौर पे मुझे अपने सीनियर्स ने कहा था कि साकी फ़ारूकी साहब वहाँ मौजूद हैं, वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन है और आप उनके पास ज़रूर जाइएगा। इत्तफ़ाक़ ऐसा हुआ कि वहाँ करीब ही मेरी रिहाइश थी, तो फिर वो उनसे चंद माह बाद ही मुलाकात हुई और जो है वो सिलसिला नशिस्तों का वहाँ पे शुरू हो गया जो 12-13 बरस तक जारी रहा। और वहाँ पे हमने बहुत से जो अदब के मशाहिर हैं वो वहाँ आते थे उनसे मुलाकात के लिए, तो वहाँ हमें भी मौका मिलता था और एक एतबार से हमारी भी तरबियत होती रही। उसके अलावा अनवर हसन राय साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे और लंदन की फ़ज़ा को सीनियर आदमी हैं, बहुत समझते हैं। मुशायरे का कल्चर तो बहुत बड़ा है। मैं ये समझता हूँ कि अदबी तंजीमों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा लंदन में हुई है। लंदन के अलावा भी एक चीज़ जो महसूस होती है कि मयार जो है वो बतदरीज कम होता जा रहा है, क्योंकि एक वक्त था वहाँ पे एक जैसे कहकशां थी, फैज़ साहब भी रहे हैं, फराज साहब भी, इफ्तिखार आरिफ साहब भी, साकी फ़ारूकी बताते ख़ुद वहाँ पे, और नून मीम राशिद साहब। तो वो एक बड़ा अदबी मंजरनामा था, इसी हवाले से उसे उर्दू का दूसरा बड़ा दबिस्तान भी कहा जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जब ये लोग गए, जो थोड़ी तशवीश की बात यह है कि मिसाल के तौर पे मैं जब लंदन में गया तो सबसे नौजवान हर महफिल में शायर मैं ही होता था और अभी भी मैं ही हूँ। तो ये बहुत एक परेशानी की बात है। उसकी वजह यह है कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं वो तो कनेक्टेड हैं उर्दू ज़ुबान के साथ, लेकिन ख़ुद हमारे अपने घर में हमारे बच्चे जो हैं वो उस तरह ज़ुबान को समझते नहीं हैं। तो ये तो अगर हिजरत पे ही सारा सिलसिला ज़ुबान का वो रहा तो वो ये एक वक्त आना मुश्किल हो जानी है। और वो तादाद हमें इसलिए भी कम होती नज़र आ रही है कि जो सीनियर लोग थे, बुज़ुर्ग लोग थे, वो अब नहीं हैं, तो यूँ महसूस होता है कि कमी होती जा रही है। तो हमें जो अच्छा स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो है जो पाकिस्तान से वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो इस सरगर्मी का हिस्सा नहीं है। मैंने महसूस किया है कि अब मैं ख़ुद, क्योंकि लीगल प्रैक्टिस में भी इमिग्रेशन जो है उसका एक बड़ा हिस्सा है, तो हमारे हज़ारों की तादाद से नौजवान यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। यहाँ आप जब यूनिवर्सिटीज़ की तकरीबात देखते हैं तो भरे हुए होते हैं हॉल्स, लेकिन वहाँ पे जो यहाँ से जाने वाले ज़ुबान को समझने वाले नौजवान हैं वो ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है लोकल तंजीमों के साथ। तो एक ऐसी कोशिश की भी वहाँ ज़रूरत है कि भाई ऐसे लोगों को कनेक्ट किया जाए ताकि वो लोग भी पार्टिसिपेट करें।
वरना होता क्या है कि वो सिर्फ अगर एजुकेशन पे हैं तो किसी सकाफ़ती सरगर्मी का हिस्सा नहीं है, वो अपने आप को उससे कनेक्टेड फील ही नहीं करते, और उनको प्लेटफॉर्म भी उस तरह जो है वो नहीं है, क्योंकि जो लोग सेटल हैं ज़्यादातर मौके भी उन्हीं को मिलते हैं। तो इस तरफ भी कोशिश होनी चाहिए। बाकी जो मैं एक और बात भी महसूस करता हूँ कि मुशायरों के अलावा जो तराजम हैं उनके हवाले से भी सेशन होना चाहिए कि किन लोगों ने काम किया है, और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से जो जैसे अनवर हुसैन राय साहब ने तराजम किए हैं महमूद दरवेश के या दीगर अहम शोरा के, तो वो भी अपने महाफिल का हिस्सा होने चाहिए, ताकि लोगों को ये महसूस हो कि क्या काम हुआ है और मज़ीद जो है कौन कौन सी ज़ुबान से उर्दू ज़ुबान के अंदर अदब का ज़ख़ीरा शामिल हो रहा है। तो तनकीदी नशिस्तें भी होनी चाहिए, क्योंकि मुशायरा तो चले एक सोशल एक्टिविटी है ही, लेकिन उसके बाद एक जो है सीखने का अमल जो है वो इस सारे प्रोसेस से होगा, जहाँ तनकीदी नशिस्तें भी होंगी, जहाँ साहिब राय लोग जो हैं वो आके गुफ्तगू करेंगे। मैं अभी ज़िक्र कर रहा था अनवर साहब से कि इनका मज़मून काफ़ी अरसे पहले, कई बरसों पहले इन्होंने उर्दू शायरी की 5 मुख्तलिफ़ आवाज़ों पे एक मज़मून इन्होंने कहा, और बहुत कुछ सीखने के लिए था उसमें मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तकरीब में आप मदऊ करें, और ताकि एक जो है ये नॉलेज जो है, ये इल्म है, इसकी तरसील आगे हो और बेहतर अंदाज में हो। नहीं, आपने बहुत सही कहा, ये बात सही है। अच्छा, एक बात मैं चाहता हूँ कि आप दो बैठे हुए हैं लोग, एक्टिविस्ट हैं, कि आप क्या समझते हैं कि अब वाकई एक ऐसा मोड़ आ गया है कि इमिग्रेशन भी, अब पुराने लोगों की इमिग्रेशन भी कम होती जा रही है। एक ज़माने में 50-60 साल की उम्र के लोग जो है वो आ रहे थे, तो उर्दू अखबार भी चलता था, लोग जो है वो कनेक्टेड। अब देख लें नौजवान आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ऐसे में आप क्या समझते हैं, यानी मेरे बच्चे, आपके बच्चे और उनके लिए आप क्या समझते हैं उर्दू से कैसे उनको कनेक्ट किया जाए? आप क्या समझते हैं? सबसे पहली बात तो ये है क़ायम खानी साहब कि घर से इसकी इब्तिदा होती है। जब बच्चा पैदा हो रहा है एक उर्दू बोलने वाले के घर में या पंजाबी बोलने वाले के घर में, तो उसमें माहौल को हम इल्ज़ाम 3-4 साल के बाद दे सकते हैं, क्योंकि वो बाद में स्कूल जब जाता है तो 3 साल के बाद ही वो स्कूल जाता है, जहाँ पर उसको लैंग्वेज ज़ाहिर है ज़बान उर्दू नहीं होती है, इंग्लिश होती है। तो सबसे अहम ज़रूरत ये है कि घर में जब बच्चा पैदा होता है तो बजाय इसके कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था वाली बात है कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, कि घर में उर्दू ज़बान बोली जाए। क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा यही है कि मेरे 4 बच्चे हैं, जो वहाँ पैदा हुआ उसको भी मैं घर में उर्दू, मैंने शुरू में उर्दू ही बोली, और जब वो स्कूल जाने लगा तो मैं हमेशा ये कहती थी कि बेटा घर में मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, उर्दू में बात करो। तो उसमें हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हम एक दूसरे से ये सवाल करते रहें कि इसका क्या होगा, इसका क्या हल है। हल सबसे पहले ये है कि जिनको तशवीश है इस बात की, तो घर में जब बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको, उनकी नशोनुमा आपको पता है 3 साल तक ही सबसे अहम होती है, जो घर में होती है। तो वो हमें राइज करनी पड़ेगी अपनी ज़बान बोलने के लिए। दूसरे रस्मुल ख़त को भी बचाने के लिए ज़रूरी है कि अरबी पढ़ते हैं बच्चे, कुरान पढ़ते हैं, उसके साथ साथ अगर उनको ये हरूफ तहजी का भी इनसे रूशनास करा दिया जाए। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि घर में सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाए। जब से बाहर निकलेंगे तो ज़ाहिर है कि उर्दू से कट जाएंगे, और अगर उन्होंने 3 साल में उर्दू समझ ली तो वो बोलते रहेंगे। और फिर कनेक्शन अपने मुल्क से बहुत ज़रूरी है कि उनको लाया जाए और उनको मिलवाया जाए और उनको बताया जाए। तो इसमें मेरा तो जहाँ तक ख्याल है ये है, आने वाली नस्ल के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, कि घर में माँ की गोद गहवारा होती है। पहला आपने ये जो बात बहुत अहम की है, मैं भी इस पर यकीन रखता था। मेरी नवासी पैदा हुई तो मैंने यही रवैया रखा कि उससे मैं उर्दू में बात करता था, बल्कि वो क्योंकि उसका अब्बा जो है वो बंगाली था तो बांग्लादेशी में बात करता था उससे, और हम लोग उर्दू बोलते थे और थोड़ी बहुत। तो यकीन करें आप कि हमें ऐसा लगता था 5 साल की उम्र तक, 4.5 साल तक, कि वो शायद गूंगी है, वो बोल नहीं पाई। तो हमने उसकी थेरेपी कराई, तो डॉक्टर्स ने वहाँ पे उसको पूरा चेक करने के बाद कहा कि जनाब आप ये जो इस उम्र में
जो इससे 5 लैंग्वेजेस 4 लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, तो इसकी समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी लैंग्वेज अडॉप्ट करूं। ठीक है, तो ना ये स्कूल की रहेगी ना ये घर की रहेगी। इन इब्तदा जो है, जो वहाँ का मीडियम है आप वो रखें, उसके बाद अच्छा ये बात देखिए, ज़ुबान तो सीख ही जाएगा बच्चा, चाहे मेरा बेटा बड़ा है वो उसके साथ कुछ भी अब सब समझते हैं। उर्दू तो कमोबेश आपके बच्चे हमारे बच्चे सब समझते हैं। क्या समझना ही काफ़ी है, क्या बोलना ही काफ़ी है? ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि अब जैसे अनवर साहब का जिक्र हो रहा है और बहुत सारे हमारे बासिर काज़मी हैं, ये अब इन सब के जो वहाँ रह रहे हैं, ख़ास हम बरतानी के हवाले से बात कर रहे हैं जी, इनकी लिखी गई शायरी, इनका लिखा गया अदब, नस्र और नज़्म, ये पढ़ें कैसे वो? देखें, हम नहीं सिखा सकते। मेरा नहीं ख्याल है कि रस्मुल ख़त उर्दू जो है वो हमारे बच्चे सीख पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब बहुत तेज़ी से काम किया जाना चाहिए कि हम रोमन जो है उसको इजरा करें, उसको बाकायदा नेशनल लेवल पे हर सतह पे उसको इंट्रोड्यूस करें, ताकि उसके ज़रिए हमारे बच्चे समझते तो हैं लेकिन वो पढ़ भी सकें। ये पता नहीं आप लोग क्या रहा है? नहीं, हमने अपनी तंजीम के तहत तहरीरी मुकाबले कराए जिनका स्कूलों में हमने भेजा लेटर, और वो ये था कि मजमून दिया जैसे मेमोरेबल जर्नी, तो उसमें हमने यही किया जो आप कह रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ से गए हुए होते हैं प्राइमरी पढ़कर तो उनकी उर्दू होती है, लेकिन हमने ये कहा कि अगर रोमन में भी लिखते हैं तो वो लिखें, क्योंकि कम से कम उनका रुझान तो पैदा होगा, आगे जाकर हो सकता है कि वो परवान चढ़ जाए तो वो सीखने पे भी राज़ी हो जाएं। तो ये वहाँ की हद तक तो मुमकिन है और किया जा सकता है बच्चों को इस तरफ लाने के लिए, लेकिन अगर हम इसको मतलब ज़्यादा राइज करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। शहबाज साहब, आपके क्या ख्याल है? जी, ये तो रस्मुल ख़त तक तो बहुत आगे की बात है, ख़ास तौर पे जो बच्चे वहाँ पैदा होते हैं, क्योंकि मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है वो अंग्रेज़ी है। ज़्यादातर आपस में सिबलिंग जो देखें, आप बहन भाई भी आपस में अंग्रेज़ी में बात कर रहे होते हैं। मैं तो, मेरी बेटी 3 बरस की थी जब मैं उसको यहाँ से लेके गया, तो वो उर्दू बहुत अच्छी उस वक़्त मुकम्मल जुमले उर्दू के बोलती थी। मैं आज तक उससे उर्दू में बात करता हूँ, वो जवाब मुझे अंग्रेज़ी में देती है। अब वो समझती है उर्दू, लेकिन मसला ये है कि सारा दिन जब आप सुबह 9-8 बजे से लेके 3 बजे तक मुसलसल आप अंग्रेज़ी बोलेंगे, तो घर में अगर 1-2 घंटे के लिए आपने आके, यानी शाम को मैं गया हूँ और बातचीत होगी, तो उनका वही एक चल रहा होता है सिलसिला, वो अभी भी है। हाँ, वहाँ बच्चे कोशिश करते हैं, मैंने महसूस किया कि जहाँ किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती, मसलन मेरी वालदा हैं, उनको अंग्रेज़ी नहीं, तो उनके साथ वो अपनी सतह पे उर्दू बोलने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे, और पंजाबी में भी उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि उनको पंजाबी और उर्दू वो बोलते हैं। तो वो जहाँ उन्हें कोशिश करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, वो भी कम्युनिकेशन के लिए, तो वो उस हद तक तो करते हैं। हमारा पता है उन्हें कि अंडरस्टैंड कर लेते, तो वो बस उसमें है सिलसिला काफ़ी मुश्किल है। लेकिन कनेक्ट करने के लिए मैं ये समझ रहा था, पहला मरहला ये होना चाहिए कि जो हज़ारों की तादाद में यहाँ से नौजवान मुझे वहाँ मिलते हैं मुशायरे के बाद, फैसलाबाद के नौजवान हैं, सियालकोट के, लाहौर के, गुजरावाला के, जो शेर व अदब से यहाँ की ताज़ा फ़ज़ा लेके वहाँ गए हैं, बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं। पहले मरहले पे उनको कनेक्ट करें, ताकि जो हमारी जो तकरीबात हैं वहाँ बहुत छोटे छोटे 10 लोग बैठे हैं, 10 ही शायर बैठे हुए हैं, मकसद वो तो पता चले कि कोई ऑडियंस है, कुछ लोग हैं। चंद मैंने तकरीबात देखी हैं जो मुख्तलिफ़ फ़लाही तंजीमों के जो मुकम्मल फ़लाही तंजीमें हैं, वो अगर कोई मुशायरे के लिए 1-2 लोग यहाँ से पाकिस्तान से उनको दावत देते हैं कुछ नामवर, तो मैंने देखा कि वो तो हॉल भर जाता है और लोग सुनते भी, और वो लोग भी आते हैं कि जो उर्दू को घरों में पढ़ते हैं, ख़वातीन व हज़रात, उनके पास किताबें हैं शायरी की, नावल, अफसाना, तो वो लोग भी शिरकत करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ानी है तो इस सतह पे काम करना ये हो रहा है सिकंदर।
हमारे यहाँ कई ऐसे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में आए और उन्होंने कहीं पर सुना और आकर बात की, तो हमने हमेशा ये कोशिश की है कि उनको अपनी तंजीम के साथ कनेक्ट किया जाए, उनको बुलाया जाए और उनके साथ वर्कशॉप्स। आप भी वाकिफ़ हैं डॉक्टर मुख्तारुद्दीन से, हमारे उस्ताद हैं, वो इस वक्त हमारे लिए समझें कि नेमत हैं, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम से कटे हुए हैं। हमें वो वहाँ पर वो नसीब नहीं है तरबियत जो यहाँ पर लोगों को, जो नए लिखने वाले आते हैं या आपस में बैठ के जो मुलाकातें होती हैं चाय खानों में, कहीं पे भी बैठ गए। और हमें, आपको भी पता है कायम खानी साहब, कि हमको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है इस तरह की कोई भी तकरीब करने के लिए। तो उनके साथ बैठकर हम कोशिश करते हैं कि ख़ुद भी सीखें और इन बच्चों को भी तहरीक दें कि आप आएँ। तो ये जो आप कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसे कई बच्चे और लड़के लड़कियां आ चुके हैं जो हिस्सा भी बने तंजीम का और जिनको हम कोशिश करते हैं पढ़वाएं भी। जो लोग यहाँ से जा चुके हैं, हफीज़ साहब अभी थोड़े दिन पहले होकर आए तो आप मुलाकात की, तो ऐसी मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं चल रही हैं। जहाँ तक तकरीबात का ताल्लुक़ है, तो हमारे यहाँ तो अब अल्लाह का शुक्र ये है कि अगर हम छोटी सी भी कोई तकरीब रखते हैं तो 50 लोग तो कम से कम जमा हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसमें नई नस्ल के नुमाइंदे कम होते हैं, ज़्यादा हमारी अपनी उम्रों के ही लोग होते हैं। लेकिन बहरहाल एक एक करके, अब मकसूद इलाही साहब का भी पिछले दिनों इंतकाल हुआ, तो मेरे जहन में आ रहा था कि उनका हमें तस्करा ज़रूर करना चाहिए कि उनका उर्दू में बहुत काम था, उनका जो रावी निकलता रहा, उन्होंने अपने वक्त में वही काम किया जो हम सब अब उनके नक्श कदम पर चल के कर रहे हैं। लेकिन पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, अपना अपना काम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि मरने ना दें, अपनी ज़बान को ज़िंदा रखें जिस तरह से भी हो सके, जितनी भी कोशिश हम कर सकते हैं। मायूसी कुफ्र है, तो मैं तो समझती हूँ कि हम अपने अपने हिस्से का काम तो करने की पूरी भरपूर कोशिश कर ही रहे हैं। बिल्कुल। आप मेरी जो मेरी तजवीज़ थी या मेरा ख़्याल था, मेरे ख़्याल में ये बात अभी लंदन में माफ़ कीजिएगा, लंदन में अभी रेख्ता ने इंडिया से बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, वहाँ की वर्कशॉप में भी ये बात चल रही थी। उसके अलावा भी वहाँ एक और लिटरेचर फेस्टिवल भी हुआ, उसमें भी ये बात हुई कि ये बिल्कुल सही है बोलने की हद तक, लेकिन अगर हम अपनी किताबों के तर्जुमे या अपनी तहरीरों के तर्जुमे अगर रोमन में करेंगे तो हमारे बच्चे फिर भी शायद थोड़ा बहुत बढ़ें, क्योंकि वो समझ तो लेंगे जब वो उनके सामने। वो मेरे ख़्याल में इसके ऊपर बहुत काम ज़रूरी है। दुरुस्त आपने कहा शहबाज, मैं राब्ते में रहता हूँ, आपको पता है, नौजवानों से शहबाज, और यूनिवर्सिटीज़ में भी, कॉलेजों में भी हमारे पास बहुत लोग हैं, और लेकिन शायर और अदीब मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ज़ाहिर है मैं तो हर वक्त ही मुतहर्रिक रहता हूँ ताकि लोगों को जोड़ सकूँ। एक बात मैं बताऊँ, मैं अभी गया था, या तो सामने क्यों नहीं आते, मैं एक मजलिस में गया, आपकी मजलिस तो नहीं थी, एक तरह की मजलिस टाइप थी, और वहाँ जो नौजवान थे वो हमारी जाफरी साहिबा हैं, उन्होंने की, और वो इतनी अच्छी शायरी लड़कों ने की, और वो बिल्कुल नौजवान, मैं हैरान रह गया। इस तरह हैं मेरे ख़्याल में, ये ठीक कह रहे हैं आप, ढूंढना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और लेकिन हमारी, जैसे अब अनवर साहब ने लिखा है, किसी साहब ने भी लिखा है, अगर वो हमारे घर में लोग पढ़ नहीं सकते तो क्या करेंगे? ठीक है, तो मेरा ख़्याल में हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि हमारा लिखा हुआ पढ़ा जाए, और लिखा तो जा रहा है और लोग तो मौजूद रहेंगे। ठीक है, माइग्रेशन तो हर दौर में होती है, आती रहेगी। यहाँ बड़ा काम हो रहा है उर्दू का, ये लोग ज़ाहिर है वहाँ रोज़गार के लिए जाएं, किसी हवाले से जाएं, पूरे यूरोप में देखें ना। अभी आज हम बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि डेनमार्क से हमारे दोस्त वो नहीं आए, लेकिन आपको पता है कि जर्मनी में हमारी बुशरा मलिक हैं, इशरत मोइन सीमा हैं, हमारे नकवी साहब हैं, और अपने हर जगह मौजूद हैं लोग ईस्ट जर्मनी में। तो बहुत मतलब हर जगह अदबी तंजीमों में लोगों की शिरकत है। और सबसे बड़ी बात, बाकमाल बात यह है कि वहाँ जो मुकामी वो होती हैं, टाउन कमेटियाँ कह लीजिए, काउंसिल्स, वो फुल सपोर्ट करती हैं, आप बिल्कुल करती हैं। वो ये चाहती हैं कि आप अपनी ज़ुबान अपने बच्चों को सिखाएं, और उनके लिए वो जो भी आपको सहूलत चाहिए वो प्रोवाइड करने को तैयार है। हत्ता कि हर स्कूल में, बरतानिया के हर स्कूल में एक सपोर्ट टीचर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
हर सपोर्ट टीचर होता है। और जो बच्चा यहाँ से गया हो, फ़र्ज़ करें, और वो 2-3 साल का है, जिस तरह उन्होंने कहा मेरी बेटी थी, तो उसको वहाँ के मुकामी बच्चे के लेवल पे लाने के लिए 2-4 साल तक सपोर्ट टीचर उसके साथ रहता है। ये नहीं होता कि तुम फेल हो गए, तुम अभी आए, तुम्हें कुछ नहीं आता, नहीं, उसे उसकी लेवल के हिसाब से मार्क्स दिए जाते और आहिस्ते आहिस्ते करके 1-2 सालों में उसका लेवल बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से मेरा ख्याल है कि हम जो हमारे बड़े हैं, यानी जो मैं कहता हूँ जो उर्दू के जिसे कहना चाहिए, जैसे इफ्तिखार आरिफ साहब हैं और इस लेवल पर बड़े बड़े लोग हैं, इन्हें चाहिए कि इस बारे में गौर करें कि ऐसा कुछ किया जाए। जैसे जावेद सिद्दीकी साहब इंडिया से भी आए थे, उन्होंने बड़ी वो फुल मैं उनकी तकरीर से बड़ा मुतासिर हुआ। उन्होंने ये कहा कि हमने वहाँ इंस्टीट्यूट कायम किया है कि हर किताब का तर्जुमा अब जो है रोमन में होगा, उर्दू की इंडिया, क्योंकि फ़र्ज़ करें इतनी बड़ी तादाद में लोग उर्दू को जानना समझना चाहते हैं इंडिया में, या हिंदी के जो मज़ामीन हैं उनको फ़र्ज़ करें आपने पढ़ना है, तो आपको अगर रोमन में मिल जाए तो वो लोग काम कर रहे हैं इस पर। हमें पाकिस्तान में भी मैं समझता हूँ कि इस पर तवज्जो देनी चाहिए और काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हवाले से तो ज़रूरी नहीं है, कायम रखना चाहिए अपनी जो हमारी तहरीरें हैं, जो हुरूफ ताजी हैं, जो हमारा लिखना है। हाँ, मुल्क से बाहर बच्चों को इस तरफ लाने के लिए, उनको समझाने के लिए, कुछ उनको सपोर्ट देने के लिए रोमन में हो सकता है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मुझे इससे तशवीश ये होती है कि इससे हम खो देंगे अपना रस्मुल ख़त अगर हमने मुस्तकिल इसको राइज किया, क्योंकि आसान सहल पसंदी इंसान की फितरत में है। तो अगर ये इतनी सहल पसंदी के आदी हो गए तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं सीखेंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ, आप मुल्क से बाहर की जो बात कर रहे हैं उसमें बच्चों का एक हम ये लीवरेज दे सकते हैं कि उनको इस तरफ लाने के लिए कि उसे बोल रहे हैं तो उनको पढ़ने की तरफ भी मुतवज्जा किया जा सके। तराजिम बहुत ज़रूरी हैं, तराजिम के हवाले से काम बहुत कम हो रहा है, उस पर हमें करना पड़ेगा काम कि तराजिम हो। जो जैसे आपने अभी नाम लिए, वहाँ पर हमारे लिखने वाले भी जो हैं, बासिर भाई हैं और बाकी जितने बड़े नाम मौजूद हैं, उनकी तहरीरों को कम से कम उनका ट्रांसलेशन हो भी रहा है, लेकिन ये कि उसमें थोड़ी सी तेज़ी आनी चाहिए ताकि पता चल सके दुनिया का अदब ट्रांसलेट होकर हमारे पास आ रहा है, तो हमारा भी जो अदब है तो वो उसका ट्रांसलेशन होकर वो दुनिया में पता होना चाहिए कि क्या लिखा जा रहा है, क्या तहरीरें हैं। लेकिन रोमन के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, बस इसमें यही है कि ज़ुबान तो अब पता नहीं, ये तो सिलसिला जिस तरह आगे बढ़ता चला जाएगा सहूलत के तहत, तो यहाँ भी लोगों ने अब रोमन में शेर जो है वो उर्दू के साथ रोमन में लिख भी देते हैं। सिलसिला चल तो रहा है, इसमें भी 2 राय पाई जाती हैं। एक यही है कि अपना रस्मुल ख़त जो है उसको कायम रहना चाहिए। दूसरा एक नुक्ता नज़र ये भी है कि कम अज़ कम अगर जिनको उर्दू नहीं पढ़ सकते, तो अब बहुत से हिंदी के जो लोग हैं जो शायरी को सुन के तो समझ लेते हैं लेकिन उर्दू लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते, तो रोमन में वो पढ़ लेते हैं। लेकिन ये तो खैर एक बहस भी है, अभी तो इसको अपनी सतह पर तस्लीम करने की ज़रूरत है कि इसको पहले तस्लीम किया जाएगा कि क्या चीज़ है, वरना वक्त के साथ साथ चीज़ें ख़ुद भी अपना रुख बात तयन उसका कर लेती हैं। तो देखें आने वाले दिन इसे क्या शेप देते हैं। अच्छा, एक मज़े की बात ये कायम खानी से, सॉरी मैं कता कलामी, वहाँ की तो हम बात कर रहे हैं। मैं तो जब यहाँ आती हूँ तो मेरा तजुर्बा यहाँ पर भी कोई ख़ास अच्छा नहीं है उर्दू के हवाले से। यहाँ जो नई नस्ल है, जो बच्चे अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं या जो प्राइमरी स्कूलों में हैं, उनकी उर्दू भी हमारे बच्चों से ज़्यादा बुरी नहीं है। तो सबसे अहम बात तो ये कि हम उर्दू की पुरानी बस्तियाँ ही हो गए, हम भी अब नई बस्तियाँ कहाँ रही हैं। उर्दू का तीसरा बड़ा मरकज़ बरतानिया कहलाता है, लेकिन यहाँ पर स्कूलों में जो मैंने देखा कि अगर लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है कि उर्दू ना बोल, इंग्लिश बोलकर शुक्रिया का मौका दें, और बच्चों की वालिदैन का टेस्ट भी होता है बच्चों के साथ कि इनकी इंग्लिश कैसी है। तो अगर हमारे अपने घर में उस उर्दू के साथ ये सलूक होगा तो हम बाहर के हवाले से क्या बात करेंगे। काम तो हम सबको मिलकर करना है, चाहे नई बस्तियां हो चाहे पुरानी बस्तियां हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ पर भी खैर देखें, पाकिस्तान में तो इसकी दूसरी हैसियत है। यहाँ तो ज़ुबान मौजूद है, रस्मुल ख़त मौजूद है, लिखा जाता है, पढ़ाया जाता है, निसाब में मौजूद है, तो ठीक है, शायद उसका मेयार ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन वो तो रहेगा। हम जो बात आज कर रहे हैं हम अपने यूरोप के हवाले से कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ जो लिखा जाए
वो हमारे बच्चों तक आए। अब मेरा नहीं ख्याल है, बहुत शुरू में मुझे याद है जब हम 20, 25, 30 साल पहले गए थे, उस वक्त मैं देखता था कि माँ बाप अपने बच्चों को मदरसे भेजते थे जी, मस्जिद, और मस्जिद में जाने का एक यही वजह होती थी कि आप उर्दू वहाँ पे कुरान पाक के साथ साथ वो उर्दू लिखना सिखाते थे। अच्छा, वो सिलसिला तकरीबन अब नापैद है, अब नहीं हो रहा, क्योंकि वो आहिस्ता चीज़ें बदल गई गुज़िश्ता 20-25 सालों में। तो मैं ही समझता हूँ कि हमें इस पे सोचना होगा। ये कोई आज कोई फैसले के दिन नहीं है, मेरे ख्याल में इस बहस को चलाया जाना चाहिए, और ये करना ही होगा आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका लिखा हुआ, देखें ज़ुबान जो लिखा गया है उसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखिए फेसबुक और ये सोशल मीडिया, उस पर आप देखें रोमन में लिखी है। मुझे कितने लोग, मैं जब फेसबुक पे कोई पोस्ट लगाता हूँ, मुझे कितने लोग कहते हैं कि यार इसको आप प्लीज़ अगर आप उसमें रोमन में लिख के भेज दें तो हमारे फ़लाँ को समझ में आ जाएगा, फ़लाँ को। तो इस तरीके से इस पे काम होना चाहिए। अच्छा, अब मैं ये कहूँगा कि क्योंकि अब हमारे पास थोड़ा सा वक्त रह गया कि आप दोनों शायर हैं, तो क्यों ना कुछ थोड़ी सी जो है एक कोई चीज़ सुनाइए, क्योंकि अब वक्त हम 2 लोगों का हमारे पास था आज एक्स्ट्रा। बातें तो बहुत होती हैं, करने के लिए हो भी सकती हैं, लेकिन बहरहाल हाँ, कुछ सुनाइए गज़ल आप, और फिर शहबाज से भी सुनेंगे हम। वतन की बात हो रही है तो वतन के हवाले से ही सुना देते हैं। जी कि वतन छोड़े ज़माना हो गया है, वतन छोड़े ज़माना हो गया है, ये दुख भी अब पुराना हो गया है। वाह। यहाँ आए थे कुछ पैसे कमाने, यहाँ आए थे कुछ पैसे कमाने, यही अब आशियाना हो गया है। ज़बां शीरीं लबो लहजा वो तीखा, ज़बां शीरीं लबो लहजा वो तीखा, सुने जिसको ज़माना हो गया है। यहाँ घर घर में बेचैनी सी देखी, यहाँ घर घर में बेचैनी सी देखी, दुखों का शाखसाना हो गया है। बुला दो सारे शिकवे हर शिकायत, बुला दो सारे शिकवे हर शिकायत, के मौसम आशिकाना हो गया है। और ये मानो या ना मानो दिल तुम्हारा, ये मानो या ना मानो दिल तुम्हारा, हमारा आस्ताना हो गया है। वतन छोड़े ज़माना हो गया है, ये दुख भी अब पुराना हो गया है। शहबाज खालिद साहब। ये चंद अशार गज़ल के कि वफ़ा का शौक़ ये किस इंतहा में ले आया, वफ़ा का शौक़ ये किस इंतहा में ले आया, कुछ और दाग मैं अपनी कबा में ले आया। वाह 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 वाह। मेरे मिजाज मेरे हौसले की बात न कर, मैं खुद चिराग जलाकर हवा में ले आया। चिराग जलाकर हवा। मेरे मिजाज मेरे हौसले की बात न कर, मैं खुद चिराग जलाकर हवा में ले आया। और खिला हुआ था तेरी फूल सी हथेली पर, खिला हुआ था तेरी फूल सी हथेली पर, तू मेरा नाम भी रंगे हिना में ले आया। वाह 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 वाह। और धनक लिबास घटा जुल्फ धूप धूप बदन, तुम्हारा मिलना मुझे किस फ़ज़ा में ले आया। वाह वाह वाह। दोबारा कीजिए। वाह वाह। धनक लिबास घटा जुल्फ धूप धूप बदन, तुम्हारा मिलना मुझे किस फ़ज़ा में ले आया। वो एक अश्क जिसे रायगां समझते थे, कबूलियत का शरफ़ वो दुआ में ले आया। वाह। फलक को छोड़ के हम दर बदर न थे शहबाज, ज़मीं से टूटना हमको खला में ले आया। वाह वाह वाह। बहुत ज़मीं से। वाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि बात हमने की, और तकरीबन हमारा वक्त भी हो गया है। तो मैं इस नोट पर आज की इस तकरीब का इख्तिताम करते हैं कि हमें यकीन है, और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे ज़िक्र करूँ अहमद शाह साहब का, कि जिनकी काविश और मेहनत से ये सब कुछ हो रहा है, और पूरी दुनिया में जो है, और हमने भी जो वहाँ काम शुरू किया वो भी अहमद शाह साहब की मेहरबानी है कि उनके नक्शे कदम पे कहना चाहिए चलते हुए। तो इस तरह से अहमद शाह साहब की कोशिशों से जो सिलसिला चल रहा है, इसे चलता रहना चाहिए, और उन्हें बहुत मुबारकबाद देते हैं शानदार उनकी 16वीं कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर। और हम उम्मीद करते हैं कि बरतानिया और यूरोप और अमेरिका और दीगर तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं उनमें उर्दू के लिए काम होता रहेगा, लोग करते रहेंगे,
और हम अपनी खदमात जो हम हमारे बस में हैं वो हम पेश करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।